नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लेकर आए हैं हफ्ते भर की विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरें। लेकिन पहले डालते हैं एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। साल 2014 के 51 पद्म अवार्ड विज्ञान एवं इंजीनियरिंग और चिकित्सा के नाम। अघरकर अनुसंधान संस्थान के 50 साल पूरे, डायनासोर पर हुई चर्चा। बेंगलोर में राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले की शुरुआत। और खोज खबर में डालेंगे नजर जम्मू के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास पर। अब खबरें विस्तार से। 65वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 127 पद्म सम्मानों की घोषणा की गई। साल 2014 के पद्म पुरस्कारों में 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 24 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 101 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 51 अवार्ड विज्ञान एवं इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पद्म सम्मान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद और सिविल सेवा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये सम्मान दिए जाते हैं। इस साल विज्ञान एवं इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में 127 में से 51 अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें 22 सम्मान विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और 29 सम्मान चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए हैं। यानी कि अगर अनुपात के तौर पर देखा जाए तो 10 में से 4 पद्म अवार्ड विज्ञान एवं इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को दिए गए हैं, जो इस साल किसी और क्षेत्र में सम्मान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। पद्म विभूषण से नवाजे गए डॉक्टर रघुनाथ ए माशेलकर विज्ञान जगत के जाने माने नाम हैं, जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पद्मनाभन बलराम को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है, जिन्होंने प्राकृतिक पेप्टाइड्स की रचना, संरचना और गतिविधि पर अनेक उपयोगी काम किए। इसी फहरिस्त में डॉक्टर राधाकृष्ण कोप्पिलिल और रामकृष्ण के नाम भी शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर टी रामासामी को भी पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया है। वर्ष 2009 से विज्ञान एवं इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म अवार्ड पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गत दिनों जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर CN राव को भारत रत्न देने की घोषणा भी की गई है। ऐसे प्रयासों से हमारी युवा पीढ़ी का रुझान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ और बढ़ेगा। देश में हुनर की कोई कमी नहीं है, पर कभी कभी आर्थिक परेशानियों की वजह से हुनर कुछ पीछे रह जाता है। सरकार ने ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड यानी IIIF नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें नए प्रतिभावान लोगों को मौका दिया जाएगा। देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और उनकी आर्थिक मुश्किलों को हल करने के लिए एक नया विकल्प तैयार किया गया है, जिसका नाम है इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड यानी IIIF। ये फंड उन लोगों को मुहैया कराया जाएगा जिनके पास हुनर तो है, पर पैसों की कमी की वजह से वो अपने हुनर को निखार नहीं पाते। इसे राष्ट्रीय नवाचार परिषद और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के संयुक्त प्रयासों के तहत तैयार किया गया है। IIIF को यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और करीब 2 महीने में इसका संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड है। ये हमने इसलिए इसको बनाया है कि जो हमारी जनता है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो बॉटम हाफ में आते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हम ये चाहते हैं कि उनके तरफ हम इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव सॉल्यूशंस दें, जिसमें कि उनकी जो नीड्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी और ये चैरिटी से ना सॉल्व हों, बट वो तो खैर होती रहेंगी, पर उसके अलावा इस तरह से सॉल्व हों कि वो स्केलेबल हो। IIIF के तहत ऐसे विचारों और प्रपोजल्स को अहमियत दी जाएगी जिनसे व्यवसाय के साथ साथ मध्यम व लघु वर्ग के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़े। ये प्रपोजल स्वास्थ्य, आहार, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, जल संसाधन और स्वच्छता जैसे किसी भी ऐसे क्षेत्र से हो सकते हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी को प्रभावित कर सके।
जैसे कृत्रिम पैर के क्षेत्र में जयपुर फुट, अरुणाचलम के मुरुगनाथम द्वारा इजाद तरीके से बनाए जा रहे सस्ते सैनिटरी नैपकिन्स। नवाचार कुछ ऐसे ही लोगों को मौका देंगे जिससे रोजगार के साथ साथ लोगों के जीवन का स्तर भी सुधरे। भविष्य में ऐसे बहुत से नवाचारों को आगे दिशा प्रदान करने के मकसद से IIIF को लॉन्च किया गया है। फिलहाल IIIF के तहत 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जिसका 20% हिस्सा यानी तकरीबन 100 करोड़ रुपए MSME द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 80% बैंकों, बीमा कंपनियों, विकास संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। आने वाले 24 महीनों में इसकी व्यापकता को देखने के बाद ये राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ भी की जा सकती है। पुणे स्थित अघरकर अनुसंधान संस्थान ने इस साल अपने 50 साल पूरे किए। इस मौके पर देश के अनेक गणमान्य शोधकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने डायनासोर के उद्भव और विकास पर गहन चर्चा की। 1964 में स्थापित पुणे के आधारकर रिसर्च सेंटर ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। इस मौके पर देश के अनेक शोधकर्ता शामिल हुए। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के जाने माने डायनासोर विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय मोहाबे ने शिरकत की। आधारकर रिसर्च सेंटर का मुख्य उद्देश्य सेवा मुक्त शोधकर्ताओं को मौका देना है। पिछले 50 वर्षों में इस रिसर्च सेंटर ने कई उपयोगी शोध किए। भारत के डायनासोर मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर धनंजय मोहाबे ने अपना वक्तव्य देते हुए बताया कि ज्यादातर डायनासोर के अवशेष भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर, गुजरात के खेड़ा और महाराष्ट्र के पिसदूरा में पाए गए हैं। सन 1828 में सबसे पहले डायनासोर की खोज बंगाल आर्मी के W.H. स्लीमैन ने जबलपुर के नजदीक की, जिसके 4 साल बाद इस सरीसृप को डायनासोर के नाम से जाना गया। उन्होंने बताया कि जबलपुर, खेड़ा और पिसदूरा से निकाले गए डायनासोर के ज्यादातर अवशेषों को अंग्रेजों ने लंदन के संग्रहालय में भेज दिया। कुछ दक्षिण अफ्रीका ले जाए गए और बाकी बचे अवशेषों को कोलकाता के संग्रहालय में संजोया गया है। डायनासोर पर आज भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। आज भी देश के अनेक शोधकर्ता डायनासोर से जुड़े कई रहस्यों को खंगालने में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इनसे जुड़े अन्य दिलचस्प तथ्य सामने आएंगे। बेंगलुरु में चौथे राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विज्ञान से जुड़ी लोकप्रिय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और चुनी हुई फिल्मों को गोल्डन और सिल्वर अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। चौथे राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले की शुरुआत गत 29 फरवरी को बेंगलुरु में हुई। इस समारोह का उद्देश्य विज्ञान को ऑडियो विजुअल के माध्यम से प्रोत्साहित करना है। इस बार इस समारोह में कुल 34 फिल्में दिखाई जाएगी। इन फिल्मों को 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिनमें लोकप्रिय विज्ञान फिल्में, लघु फिल्में, एनिमेशन तथा छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्में हैं। फिल्मों के प्रदर्शन के साथ साथ विज्ञान फिल्मों के निर्माताओं के लिए भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के अंतिम दिन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को गोल्ड तथा सिल्वर बीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। अब खबरें आगे। वर्ष 2014 के भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जम्मू शहर में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया जाएगा। 3 से 7 फरवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई खोज है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा शहर जम्मू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की राह पर अग्रसर है। आइए डालते हैं नजर इस मेजबान शहर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विरासत पर। देश के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में अहम स्थान रखने वाला क्षेत्र जम्मू आज अपने वैज्ञानिक संस्थानों के कारण भी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। पिछले 1 दशक के दौरान इस शहर ने शोध और शिक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस क्षेत्र के वैज्ञानिक संस्थानों की उपलब्धियां राष्ट्रीय परिदृश्य पर दिखाई देने लगी हैं।
नीति निर्माता, वैज्ञानिक और शिक्षाविद इलाके को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस दिशा में जम्मू और कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है। ये परिषद अलग अलग वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता तो देती ही है, साथ ही समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य विज्ञान से संबंधित शोधों को केवल प्रयोगशालाओं और शिक्षण संस्थानों तक सीमित न रखकर इन्हें राज्य के आम आदमी की दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कई वैज्ञानिक कार्यक्रमों का साक्षी रहा है। इस शहर में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य इस राज्य के युवाओं को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना रहा है। ऐसी ही एक कोशिश के तहत इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जम्मू शहर में किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन के जरिए सभी को शहर के वैज्ञानिक संस्थानों को समझने और जानने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस शहर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेज है, जो JCET के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान है। जम्मू के इस पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सन 1994 में की गई थी। यहाँ कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री दी जाती है। जम्मू विश्वविद्यालय देश का एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने A ग्रेड की श्रेणी में रखा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1969 में की गई। इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और प्रोफेसर अनेक वैज्ञानिक संस्थानों के सदस्य होने के साथ ही बहुत से सम्मानों के हकदार भी हैं। यहाँ के शोधकर्ता वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैसे संस्थानों जैसी अनेक परियोजनाओं से जुड़े हैं। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूचना विज्ञान सहित अनेक विषयों पर अध्यापन एवं शोध कार्य किए जा रहे हैं। जम्मू के केनॉल रोड स्थित भारतीय समवेत औषध संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना सन 1941 में औषधि अनुसंधान प्रयोगशाला के नाम पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा की गई थी। बाद में सन 1957 में इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शामिल कर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का नाम दिया गया। सन 2005 में नई औषधियों के विकास संबंधी कार्य के अनुरूप इसे भारतीय समवेत औषधि संस्थान नाम दिया गया। इसके कार्यक्षेत्र में रासायनिक, पारिस्थितिक, सूक्ष्म अणुओं की जैव अभिक्रियाओं का निर्देशन, औषधि विकास की जैव प्रगति, औषधि विकास का सूत्रीकरण आदि शामिल हैं। ये संस्थान अनेक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों और पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के अंतर्गत अनेक शोध कार्यों में संलग्न है। कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस इस इलाके की दूसरी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में इसने पूरे देश पर यहाँ की छाप छोड़ी है। इस यूनिवर्सिटी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्रभावित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिभावान विद्यार्थियों को विज्ञान क्षेत्र में अपना करियर बनाने को प्रेरित किया जाता है। ये यूनिवर्सिटी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जैव प्रौद्योगिकी में MSc की डिग्री प्रदान करती है। राजौरी स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी प्राकृतिक विज्ञान में श्रेष्ठ अनुसंधान कार्य के लिए विख्यात है। जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च आयुर्वेद में उपाधि प्रदान करती है। जम्मू स्थित शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी सन 1999 में अस्तित्व में आई। इस यूनिवर्सिटी के अनेक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जहां विभिन्न प्रकार की फसलों पर शोध कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार जम्मू क्षेत्र विज्ञान और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम स्थल बनता जा रहा है, जहां विज्ञान निरंतर विकास की राह पर गतिमान है। ऐसे में यहाँ भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन
इस गति को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा। देश के किसानों के लिए एक राहत की खबर है। कई बार किसानों की फसल को सही मात्रा में फॉस्फेट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कभी कभी फसल को नुकसान भी पहुंचाती है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या खोज निकाला है जिससे फसल की गुणवत्ता तो बरकरार रहेगी ही, साथ ही पैदावार भी अच्छी होगी। पौधों की वृद्धि के लिए फॉस्फेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और ये धरती पर काफी अधिक मात्रा में पाया भी जाता है। लेकिन फॉस्फेट के बेहद क्रियाशील होने के कारण ये मिट्टी में मौजूद अन्य तत्वों के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिस वजह से पौधे उचित मात्रा में इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में फसलों का उत्पादन कम होता है। लेकिन विज्ञान की मदद से इस परेशानी को दूर किया जा सकेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने पिरीफॉर्मोस्पोरा इंडिका नामक विशेष फंगस के जीन को खोज लिया है, जिसे पौधे में स्थानांतरित करने के बाद वो खुद मिट्टी से फॉस्फेट प्राप्त कर सकेंगे। जैसे हम फॉस्फेट फर्टिलाइजर डालते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल जाता है, वो किसी न किसी के साथ जुड़ जाता है और वो फॉस्फेट फर्टिलाइजर फिर पौधों को नहीं मिल पाता है। तो अगर हमें 2 किलो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो किसान भाई उसका 4 गुना डालते हैं, 8 का। तो उस चीज़ को बचाने के लिए फंगस क्या करती है, पौधों को फॉस्फेट सॉइल से उठाकर देती है, जिससे प्लांट अच्छे बड़े होते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई पिरीफॉर्मोस्पोरा इंडिका नामक इस फंगस की जड़ें मिट्टी तक आसानी से पहुंच सकती हैं। इसमें मौजूद फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर जीन पौधे को मिट्टी से फॉस्फेट उठाकर देते हैं, जिससे उसकी वृद्धि हो जाती है। इसके बदले में पौधे भी फंगस को उसकी वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं, जबकि इस फंगस की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं होता है। इस दौरान पौधे को आवश्यक फॉस्फेट नहीं मिल पाता है और उसकी वृद्धि सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो जब हमने देखा कि फंगस को प्लांट के साथ कॉलोनाइज कराया, मतलब फंगस को रूट के अंदर हमने डाला, सॉइल में डालने के बाद, मिट्टी में डालने के बाद, और वो रूट के अंदर चली गई, तो वो ज़्यादा जो वो पौधे थे वो ज़्यादा फॉस्फेट ले रहे थे एज़ कम्पेयर टू द पौधे जहाँ पर हमने इस फंगस को नहीं डाला था। तो वो पौधे हमें काफ़ी बड़े मिले। दूसरी ओर पिरीफॉर्मोस्पोरा इंडिका नामक ये फंगस एक विशेष प्रकार का एंजाइम फॉस्फेटेज भी बनाती है, जो भूमि में मौजूद कार्बनिक फॉस्फेट को घुलनशील बनाकर उसे अकार्बनिक अवस्था में तब्दील कर देता है। फॉस्फेट की यही अवस्था पौधे अपनी वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वैज्ञानिकों की कोशिश ये है कि इस फॉस्फेटेज एंजाइम की जीन को पौधे में सफलतापूर्वक डाल दिया जाए, तो पौधे बिना फंगस की मदद के भी फॉस्फेट ग्रहण कर सकेंगे और साथ ही फॉस्फेट उर्वरकों की आवश्यकता कई गुना तक कम हो जाएगी। दूसरा, ये फंगस एक और एंजाइम सीक्रेट करती है, उसको हम फॉस्फेटेज कहते हैं। प्लांट के अपने फॉस्फेटेजेस होते हैं पर वो बाहर सीक्रेट नहीं होते हैं। तो जो सोल्यूबल इनसोल्यूबल फॉर्म है फॉस्फेट की, वो सोल्यूबलाइज नहीं प्लांट कर पाते, तो वो उनको हमेशा एक कमी रहती है फॉस्फेट की। तो हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कवरी की है फॉस्फेटेजेस की इस फंगस से, कि उसके फॉस्फेटेज की जीन हम प्लांट में डाल लें। इस फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर जीन की संरचना JNU के प्रोफेसर अतुल जौहरी ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट स्ट्राउट के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित की है। इसके अलावा फंगस कैसे पौधों की मदद करती है, ये शोध जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ है। हम इस फंगस को अब जेनेटिकली मैनिपुलेट कर लिया है, क्योंकि इस फंगस को हम बाहर ग्रो करा सकते हैं। प्लांट रूट की हमें, पौधों की जड़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती इस चीज़ के लिए कि हम इस फंगस को ग्रो कराएं। हम इसको लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं, तो जेनेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो भी हमारी लैब में डेवलप हुआ है। फंगस के अपने ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं जो उस फंगस को हेल्प करती हैं उस फॉस्फेट को लेने में। तो उस फंगस का जो फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर था वो यहाँ डिस्कवर हुआ, जो कि हमने जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में पेपर 2010 में छापा था। फिलहाल इस फंगस पर आधारित और भी बहुत से शोध जारी हैं, जिनके आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि ये न सिर्फ पौधों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, बल्कि इसके फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर की संरचना आ जाने से डायबिटीज और कैंसर जैसे कई रोगों के हल ढूंढने में भी हमें मदद मिलेगी।
और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। अट्ठाईस जनवरी वर्ष 1925 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक राजा रामन्ना का। रामन्ना जी को देश के परमाणु कार्यक्रम का अग्रणी वास्तुकार भी माना जाता है। वर्ष 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ देश का पहला परमाणु परीक्षण इन्हीं की देखरेख में पूरा किया गया था। राजा रामन्ना ने परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव एवं DRDO के महानिदेशक जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर देश को नाभिकीय ऊर्जा संपन्न बनाने की दिशा में प्रयास किए थे। जाने माने कैनेडियन केमिकल इंजीनियर लुई उरे का जन्म 29 जनवरी वर्ष 1927 में हुआ था। इन्होंने पहली बार व्यावहारिक बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए ही एल्कलाइन व लिथियम बैटरी का आविष्कार किया था। इसके लिए इन्होंने मैंगनीज ऑक्साइड और जिंक पाउडर को एल्कलाइन माध्यम में इस्तेमाल किया और जिंक कार्बन बैटरी से 40 गुना अधिक क्षमता वाली एल्कलाइन बैटरी को पेश किया था। 30 जनवरी वर्ष 1899 को जन्म हुआ था जाने माने साउथ अफ्रीकन वायरोलॉजिस्ट मैक्स थिलर का। इन्होंने येलो फीवर के लिए प्रभावी टीका उस वक्त विकसित किया जब पश्चिमी अफ्रीका में ये बीमारी महामारी के रूप में फैली हुई थी। इनके द्वारा इजाद किए गए टीके की मदद से 7 वर्षों के भीतर ही इस बीमारी को काबू कर लिया गया और मैक्स थिलर को वर्ष 1951 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिकन केमिस्ट थियोडोर विलियम रिचर्ड्स का जन्म 31 जनवरी वर्ष 1868 में हुआ था। इन्होंने तत्वों के परमाणु भार को त्रुटि रहित बनाने के लिए मापन के नए तरीके विकसित किए थे, जिसके बाद समस्थानिकों के बारे में जानकारी को बुनियाद मिल सकी। रिचर्ड्स को उनके इस योगदान के लिए वर्ष 1914 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 1 फरवरी वर्ष 2003 को हुआ था वो हादसा जिसमें देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को खो दिया था। दरअसल इस दौरान कोलंबिया स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही यान में तकनीकी खराबी के कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ गया। परिणाम स्वरूप यान नष्ट हो गया और साथ ही उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्री भी। कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in या आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।